रखा था। किस्मत की बात यह थी कि दोनों राजाओं के मंत्री घोड़े पर सवार होकर एक ही दिशा में अपने अपने राजा के बेटी तथा बेटे के वर की तलाश करने के लिए निकल गए थे। जब दोनों मंत्री एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, तभी दोनों की मुलाकात वहीं पर आमने सामने हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत की और उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का एक ही उद्देश्य है और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के भी है। इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बन रहा था। मित्रों, फिर दोनों मंत्री आपस में बात करके अपने अपने राजा को यह सूचना देने के लिए वहां से चल देते हैं। जब दोनों अपने अपने राजा के दरबार में पहुंचे तो देखते हैं कि राजा अपने राज्य दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर वह मंत्री कहने लगा, हे महाराज, अब आप राजकुमारी के विवाह का चिंता करना छोड़ दो। मैं राजकुमारी के लिए बहुत ही अच्छा सा वर ढूंढकर तलाश करके आ रहा हूं। फिर वह राजा कहता है, हे मंत्री, तुम शीघ्र ही बताओ कि वह राजकुमार कैसा है और उसके पिता कब हमारी पुत्री को स्वयंवर के लिए देखने आ रहे हैं। फिर वह मंत्री कहता है, हे महाराज, अपनी राजकुमारी और उस राजकुमार की जोड़ी अपने पूरे नगर में सभी से उत्तम है। इतना सुनते ही राजा कहता है, ठीक है मंत्री जी, आप शीघ्र ही राजा से बात करके विवाह की तैयारी करो। मित्रों, उधर क्या होता है? जब वह मंत्री अपने राजा के पास पहुंचता है तो क्या देखता है? वह राजा भी बहुत ही मायूसी में अपने राज्य दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोच ही रहा था। जैसे ही मंत्री उस राजा के पास पहुंचता है तो कहता है, हे महाराज, आज आप किसके ख्यालों में डूबे हुए हैं? हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। तभी वह राजा कहता है, मंत्री जी, आप आ गए। लगता है हमारे पुत्र के लिए आपने राजकुमारी की तलाश शीघ्र ही कर ली है, इसीलिए आप शीघ्र ही वापस आ गए हैं। तभी मंत्री जी कहते हैं, हाँ महाराज, बिल्कुल, आपने सही जेस किया है। अब आप राजकुमार के विवाह की चिंता करना छोड़ दो। हमने राजकुमार के लिए ऐसी राजकुमारी खोजा है कि वैसी राजकुमारी हमारे पूरे प्रदेश में नहीं होगी। वह राजकुमारी बड़ी ही गुणवान तथा चरित्रवान है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आपका पुत्र यानी राजकुमार उस राजकुमारी को देखेगा तो उसे देखते ही दिल दे बैठेगा। फिर वह राजा कहता है, वह मंत्री जी, आज आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आप एक काम करिए, शीघ्र ही उस राजा के पास जाइए और उससे हमारे पुत्र की विवाह के बारे में शीघ्र बात करिए और जल्द ही हमारे पुत्र की विवाह की तैयारी कीजिए। मित्रों, अब तो दोनों मंत्री अपने अपने राजाओं से अनुमति पा चुके थे कि बात करके शीघ्र ही विवाह की तैयारी कीजिए। फिर क्या होता है? दोनों मंत्री घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। तभी फिर दोनों की आमने सामने मुलाकात हो जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं और विवाह की दिन तारीख रख देते हैं। उसके बाद अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। फिर मित्रों, शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई। और उन मित्रों, स्त्री की ये 3 चीजें कभी मत देखना, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा से बताया कि हर मनुष्य को स्त्रियों की यह 3 चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए, वरना जीवन की बर्बादी होते देर नहीं लगेगी। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। एक दिन मोरनी कुछ खाने की नियत से जंगल में गई तो मोरनी क्या देखती है कि एक राजकुमार जिसे लोग मृत मान चुके थे, उसके पास एक राजकुमारी आती है और उसके पैर के नीचे से एक छोटी सी छड़ी को उठाकर के राजकुमार के सिर के नीचे रख देती है और राजकुमार जीवित होकर के बैठ जाता है। इस दृश्य को देख करके वह मोरनी आश्चर्यचकित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह कैसे संभव हो सकता है, यह कौन सा रहस्य है। मोरनी अभी इस तरह से विचार कर ही रही थी कि तभी क्या देखती है कि उस राजकुमारी ने सिर के नीचे रखी हुई छड़ी को उठाया और राजकुमार के पैरों के नीचे रख दिया। राजकुमार फिर से उसी अवस्था में वापस आ गया। इस रहस्य को जानने के लिए वह मोरनी व्याकुल हो रही थी। जल्दी जल्दी करके वह मोर के पास आती है और वह मोरनी कहती है मोर से कि हे पिया जी, आज मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। एक राजकुमार जिसे लोग मरा हुआ मान चुके थे, उसी के पास एक राजकुमारी आती है और उसके पैरों के नीचे रखी हुई छड़ी को उठाकर के सर के नीचे रख देती है। फिर वह राजकुमार जीवित होकर के बैठ जाता है। तो हे पिया जी, जब से मैंने इस दृश्य को देखा है, तब से मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कौन सा रहस्य है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, उस मोरनी की बात को सुनकर के वह मोर कहने लगा कि हे प्रिय, इस बात को जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। इसी कहानी में सारे रहस्य का पर्दा उठने वाला है कि वह राजकुमार कैसे जीवित हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। और मैं यह भी बताऊंगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जिनको कभी नहीं देखना चाहिए, वरना मनुष्य बर्बाद हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। फिर आगे वह मोर कहता है, हे प्रिय, एक बार की बात है कि एक नगर में 2 राजा राज्य करते थे।
उनमें से एक राजा जो था, उसका जो बेटा था वह बहुत सुंदर था, और दूसरे राजा के यहाँ एक सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं को अपने बच्चों की शादी के लिए एक अच्छा सा योग्य वर की तलाश करना था, और उनके जीवन साथी को ढूंढने के लिए उन दोनों राजाओं ने अपने अपने मंत्री को भेज जबरदस्ती उठा करके ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, वो मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसे वापस आ गई? उस न्यूज से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया और कहने लगी कि पिताजी, जब वह सो रहा था तो मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी उसी जादूगर के पास रही। वहां उसको जादूगर और परियां जादूगर की बेटी समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी, और जहां चाहती थी वह चली जाती थी। उसकी प्रार्थना पर जादूगर ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे कि किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाई देता है और फिर उसके बाद उसे जिंदा कैसे किया जाता है। इन सब चीजों का पता लगाना आदि अनेक तरह के जादूगर ने जादू सीख लेती है। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के जो झाला है उसमें छिपा हुआ है। उसने बहाना बनाया कि वह झाला उसको बहुत पसंद करती है, इसीलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने काफी इनकार किया, पर उसको जादूगर की बेटी होने के नाते उस झाले को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि यह झाला उसको अगले दिन वापस कर दिया जाएगा। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना झाला दिया, वह वहां से चली गई, और राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा है। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे, और तुम्हारे लिए ही मैंने जादूगर के मकान में घुसने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी कहने लगी, आओ चले, मैं तुम्हें वहां बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। जादूगर और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूं, जिसे कोई दूसरा जादूगर उससे जबरदस्ती छीन करके काफी दिन पहले उठा ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता के जो जादूगर है उनके पास ले जाऊंगी, और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले जादूगर से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको ये भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वे यह सुनेगा तो बहुत प्रसन्न होगा। तुम बिल्कुल डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। वहां से दोनों चलकर उस जादूगर के घर में आ गए। फिर तो राजकुमारी की बात बिल्कुल ठीक निकली। दोनों की शादी हो गई मित्रों, लेकिन उनकी खुशियों में एक दुख का बादल छा गया। उनकी खुशी कुछ ही समय के लिए थी। जब राजकुमार राजकुमारी को अपने साथ एक ही घोड़े पर स्वर करके लेकर के घर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुक गया। संयोग से वह बगीचा जो था वह परियों का था। वह परियां रात को वहां आती थी, और उस रात में जब वह वहां आई तो राजकुमार को देख करके वह परी उस राजकुमार पर मोहित हो गई। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने राजकुमार पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। जब अगली सुबह हुई तो राजकुमारी ने और दूसरे लोगों को उठाने की उसने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार था। उन सबको लगा कि राजकुमार अब तो मर चुका है। उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोना धोना शुरू कर दिया। जैसे लोग किसी मरे हुए आदमी के लिए रोते हैं, उसी तरह से वे लोग भी व्याकुल हो गए। अब वे सभी इस बात को कभी सहन नहीं कर पाएंगे। ये इसके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई थी। मित्रों, तभी क्या होता है कि वहां पर एक तोता और एक मैना, दो चिड़ियां आकर के वहां बैठ जाती है। जब राजकुमार के लिए वे लोग रो रहे थे, उसी जगह पर पास में एक पेड़ की डाल पर आकर के तोता और मैना जो थे वे आपस में बातें करने लगी। तोता ने मैना से कहा कि इन दोनों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। मैना ने कहा कि क्यों? तोता कहने लगा, क्योंकि यह राजकुमार अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही जीवित हो जाएगा। उसके यह शब्द जब राजकुमारी के कानों में पड़े तो किसी अमृत के समान थे और उससे कम नहीं थे। तुरंत उसने यह आदेश दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह है। उसने कहा कि हम जो ये आदेश दे रहे हैं, इस आदेश का क्या कारण है यह हम बाद में बताएंगे। इसी आदेश के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया, और जो भी लोग वहां थे वे सब अपने अपने घर को चले गए। दुखी राजकुमारी और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, राजकुमार की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुन करके बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती थी, कोई चीज उसको आराम नहीं दे पाती। हर समय वह राजकुमार के लौटने की बात किया करती थी और उसका इंतजार करती थी कि वह अभी नहीं आया। आखिर जब उससे अपना और दुख नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता के पास जाकर के कहा, पिताश्री, हम थोड़ा घर से बाहर, इस राजमहल से बाहर जाकर इधर उधर घूमना चाहती हूं, क्योंकि हमारा मन बड़ा उदास उदास सा है। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं घूमने जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने का आदेश दे दिया। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इस तरह से यहां कुछ और दिन रही तो वह कहीं पागल ना हो जाए। अपने पिता श्री की आज्ञा पाकर के राजकुमारी बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी। वह दुखी होकर के चारों तरफ घूमने लगी।
हर आने जाने वाले लोगों से वह पूछती रहती कि क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको काफी समय बीत गया। कोई भी उसको राजकुमार के बारे में सच्ची बात नहीं बता सका। आखिर एक दिन उस राजकुमारी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने उससे भी पूछा कि क्या बाबा जी आपने राजकुमार को कहीं देखा है? वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हाँ बेटी, मैं एक बगीचे के पास से होकर के निकल रहा था। मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा है। मुझे यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। इसलिए मैं वहां रुक गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ परियां वहां पर आई। उन्होंने उसके सिर के नीचे जादू की छड़ी रखी तो वह उठ करके बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर के बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे उठा करके रख दी। वह फिर से लेट गया और सो गया। बस मैंने इतना देखा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये सबका क्या मतलब था। राजकुमारी कहने लगी कि बाबा, आश्चर्य हुआ, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो? बाबा जी, जहां वह नौजवान सोया हुआ था, वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हें जरूर ले जा सकता हूं। इतना कहकर के वह बूढ़ा व्यक्ति उस राजकुमारी को उस बगीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वह वहां पहुंचे तो राजकुमार का जो शरीर था वह दिखने में बिल्कुल बेजान मृत के शरीर जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। राजकुमारी ने तुरंत ही उस छड़ी को उठाया और उसके पैरों के नीचे से निकाल करके उसके सिर के नीचे रख दिया। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमारी से बताया था, उस छड़ी को रखते ही वह राजकुमार उठ करके बैठ गया और उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो? उसकी बात सुन करके राजकुमारी कहने लगी, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमार ने कहा कि तुम यहां आई कैसे? राजकुमारी कहने लगी, इन बूढ़े बाबा की सहायता से मैं यहां तक पहुंच आई हूं। इतना कह करके उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ कांप रहा था। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से बोली कि आओ, उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चले। राजकुमारी की बात को सुन करके राजकुमार कहने लगा, अफसोस, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि परियों को मेरे यहां ना होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा और वह मेरे पीछे पीछे आकर के मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे जीवित देखना चाहती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। राजकुमारी ने कहा कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार कहने लगा कि तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में जो खोखला बना हुआ है उसी में जाकर के छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि परिया यहां पर कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा उस राजकुमार ने राजकुमारी को बताया था। जैसे ही वह पेड़ के खोखले के तने के पास जाकर के छिपी परिया वहां पर आई, फिर उसमें से एक परी कहने लगी कि यहां पर किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी परी कहने लगी कि लगता है यहां कोई आदमी आया है। इतना कहकर के दो परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर निकल गईं और उनको ढूंढने लगी और उस जगह को अच्छे से देखती है, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। उसके बाद में उन्होंने राजकुमार को जगाया और राजकुमार से पूछा कि क्या तुम किसी आदमी को जानते हो जो तुम्हारे आसपास घूम रहा था? फिर राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी भी आदमी को अपने आसपास घूमते हुए नहीं देखा है। परियां कहने लगी कि पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहां कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। फिर दोनों परियां वो विचार करती हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग कल इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उसको लगा कि कोई आदमी यहां नहीं आ सकेगा। जब वे वहां नहीं थीं तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वह मुझे किसी दूसरी जगह लेकर के चली जाएंगी और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। राजकुमारी बड़ी बहादुर और साहसी थी। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी और तुम यहां से जब जाना तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे छोड़ते हुए जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। इतना कहकर के राजकुमारी ने राजकुमार को कुछ फूल दे दिया और राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया। राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने के पास जाकर के छुप गई। जब कुछ देर बीता, परियां फिर से वहां पर आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह एक एक फूल को उठा करके पीछे छोड़ता हुआ जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच गई जो एक महल की तरह लग रहा था। अब यह देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर कोई था नहीं और वह आराम करने के लिए वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर जाकर के बैठ गई। करीब आधा घंटा बीत गया। एक जादूगर आया और राजकुमारी को देख करके उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है जिसको एक दूसरा जादूगर